रुद्र पृथ्वी पर अपनी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर आया था और उसे यहाँ की कोई भी जानकारी नहीं थी। वो सोच रहा था कि यदि उसे यहाँ जिंदा बचना है तो सबसे पहले उसे पृथ्वी के बारे में तमाम जानकारी लेनी होगी। और रुद्र ने सोचा इसके लिए डेटा बैंक से शुरुआत करना ही सबसे सही तरीका रहेगा, क्योंकि ढेर सारा डेटा बैंक का मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन, और इस नई दुनिया की इंफॉर्मेशन का मतलब था ढेर सारी शक्ति। रुद्र ये सोच और समझ सकता था कि जिस नई दुनिया में वो आया है उसके क्या नियम कानून हैं, यहां पर लोग कैसे रहते हैं, मीनाक्षी और उसकी टीम से कैसे निपटा जा सकता है। ये सब जवाब उसे डेटा बैंक से ही मिल सकते थे। रुद्र ने सिस्टम से पूछा, अच्छा इस समय तुम्हारे पास किस किस्म का डेटा है? सिस्टम ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, तनिक हार्ड ड्राइव चेक करने दो। ससुरी फाइल डिटेक्टेड। समय के बहाव में हम हवा और लहरों पर सफर करे रही, कंक्रीट के जंगला में गई रही, हम अपना सब कुछ दिया रही, और ये खुशी के पल में हम बहुत शुक्रगुजार है और स्वागत करते हैं कि ससुर का नाती सब यहाँ कुशल मंगल पहुंच पाए रही। रुद्र को पहले तो लगा कि सिस्टम ये क्या अनाप शनाप बोल गया, लेकिन फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जली। रुद्र को याद आया कि ये तो वही स्पीच थी जो वो टेलीपोर्ट होने से पहले आधी रात को रुद्र अपने बॉस के लिए लिख रहा था। रुद्र एक बार फिर निराश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन उसके किसी काम की नहीं थी। रुद्र ने एक बार फिर चिढ़कर सिस्टम से कहा, तुम अब अपना मुंह बंद कर सकते हो। आखिरकार रुद्र को समझ में आ गया कि ये उसके ही कंप्यूटर का सिस्टम था। टेलीपोर्ट होने से पहले रुद्र रात दिन एक करके अपने कंप्यूटर पे पृथ्वी के बारे में रिसर्च कर रहा था। थकान की वजह से वो कंप्यूटर के आगे ही बैठे बैठे सो गया था, और टेलीपोर्टेशन के समय कंप्यूटर का सिस्टम शायद उसके दिमाग से जुड़ गया। उसका मोबाइल भी टेबल पर ही था, इसलिए उसका सिस्टम भी शायद रुद्र के साथ ही टेलीपोर्ट हो गया होगा। रुद्र के फोन में जीपीएस था, जिसके जरिए उसकी असली दुनिया से अभी भी यहां उसे मैसेज मिल रहे थे। इन सब से एक बात तो पक्की थी, रुद्र का कनेक्शन अब भी उसकी असली और पुरानी दुनिया से था। अब ये बात रुद्र के कितने काम आने वाली है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। रुद्र जब ये सब सोच रहा था, उस वक्त मीनाक्षी और अनीता चुपचाप रुद्र को लिए जंगल में चल रहे थे। बेसमेंट से निकलकर अब तक उनके बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। मीनाक्षी को तो पता नहीं, लेकिन अनीता तो इसलिए चुप थी क्योंकि पूरे रास्ते उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ने उसके ऊपर शालिनी को मारने का इल्जाम लगाया था, कि कहीं उसने तो शालिनी को नहीं मारा। वो बात ने अब तक अनीता को बेचैन कर रखा था। उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी कि मीनाक्षी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। जब अनीता से और नहीं रहा गया तो वो बोल उठी, मीनाक्षी तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मीनाक्षी मैं इससे पहले कि अनीता अपना वाक्य पूरा कर पाती, रुद्र ने बीच में ही टोका, तुम कितनी भी सफाई दे दो लेकिन तुम सच को झूठ में नहीं बदल सकती कि तुमने ही शालिनी का खून किया है। रुद्र ने जैसे ये बोला तभी अनीता ने गुस्से में पीछे से पूरी ताकत लगाकर रुद्र को एक लात मारी, और उतने में रुद्र का कमजोर शरीर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा और उसके मुंह में धूल मिट्टी घुस गई। इतना ही नहीं बल्कि रुद्र के गिरते ही अनीता ने पीछे से रुद्र को अपने हाथ में पकड़े चाबुक से 2 बार मारा। अनीता की हैवानियत देखकर रुद्र को समझ में आ गया कि राठौड़ को कैसे टॉर्चर किया होगा इस औरत ने। मीनाक्षी ने रुद्र की हालत देखकर अनीता से कहा, बस अनीता इसे मारना बंद करो, नहीं तो ये मर जाएगा। ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, ये हम दोनों के बीच में फूट डाल रहा है। तुम इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना, कसम से शालिनी की मौत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अनीता ने विश्वास दिलाते हुए कहा। रुद्र ने उठने की कोशिश की। उसके शरीर में भले ही उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग पहले से भी तेज चल रहा था। उसने एक बार फिर अनीता पे अपने शब्दों के तीर चलाए और दर्द से कराहते हुए रुद्र ने कहा, पहले इसने कहा शालिनी चली गई, और अब ये कह रही है वो मर गई। तब तुम ही बता दो कि इन दोनों बातों में सच क्या है। रुद्र ने धीरे से मीनाक्षी को देखा। वो ये देखना चाहता था कि मीनाक्षी क्या रिएक्ट करेगी। रुद्र ये सोच रहा था कि अगर मीनाक्षी और अनीता के बीच में शालिनी की मौत को लेकर बहस होती है और दोनों का ध्यान रुद्र से भटकता है, तो उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यहां से भागने का। लेकिन मीनाक्षी ने रुद्र के अरमानों पे पानी फेरते हुए कहा, ठीक है अनीता, मुझे तुम पर पूरा यकीन है।
मैं जानती हूं कि तुमने शालिनी को नहीं मारा है। और मीनाक्षी ने अनीता का हाथ प्यार से पकड़ा और उन दोनों के बीच का तनाव जैसे एक पल में गायब हो गया। हम दोनों ऋषिकेश के वो अपने अंधेरे दिन पीछे छोड़कर यहां साथ पहुंचे हैं। धार्मिक मठ के कानूनों से बचे हैं अब तक। इतने सालों में जो हमने एक साथ संघर्ष किया है, अपनी जान पे खेलकर एक दूसरे की जान बचाई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं होगा? मीनाक्षी ने बड़े प्यार से अनीता को कहा। रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या, उसका दाव क्या बेकार हो गया था? मीनाक्षी की बात सुनकर अनीता की आंखों से आंसू बहने लग गए। मीनाक्षी ने अनीता को प्यार से पूछा, अनीता तुम्हें याद है हमारा सपना? हाँ। अनीता मीनाक्षी के गले लगी और बोली, एक दिन हमारा साम्राज्य होगा जिसमें धार्मिक मठ का कोई भी लेना देना नहीं होगा। हर वो आदमी जिसके पास शक्तियां हैं, वो सूरज की रोशनी के नीचे चलने को आजाद होगा, चिता में जिंदा जलाए जाने के डर से मुक्त होगा। और वो फूट फूट के रोने लगी। रुद्र ये सब देखकर एकदम तंग था। धार्मिक मठ और शक्ति, ये दो शब्द सुनकर रुद्र को इस दुनिया के बारे में कुछ पता चलने लगा था। ये जानकारी उसके फायदे की थी। रुद्र को खुश होना चाहिए था, लेकिन रुद्र मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों पागल औरतें कुछ देर पहले तो इतनी चुप थी जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। और तो और अनीता मीनाक्षी के आगे सोच समझकर अपना मुंह खोल रही थी, और अब दोनों एक दूसरे के ऐसे गले मिल रही हैं जैसे मेले में सालों पहले बिछड़कर आज मिल रही हो। मीनाक्षी, जब ये सब हो जाए तो हम मनाली चलेंगे, अनीता ने मुस्कुराकर कहा। मनाली नाम सुनकर रुद्र को विश्वास हो गया कि वो पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होकर ही आया है। अब इस बात में उसको कोई डाउट नहीं था। बिल्कुल, मैं भी कब से यही सोच रही थी, मीनाक्षी ने प्यार से जवाब दिया। रुद्र से अब और नहीं रहा गया। उसने चिढ़कर सिस्टम से पूछा, तुमने यहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढा कि नहीं? लेकिन सिस्टम एकदम खामोश था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीनाक्षी, रुद्र और अनीता एक बार फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रुद्र अपने आप से बातें करने लगा। बिना मीनाक्षी को पता लगे हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे राठौड़ खानदान की सेना हमारी ओर आ सके। इस बार सिस्टम ने तपाक से जवाब दिया, ससुराई के सफलता के चानस नीलबटा सन्नाटा है बे। तुम मीनाक्षी को पटाते काहे नहीं हो? वो के सफल होने का रेशो 25% ज्यादा है, बूझे कि नहीं? रुद्र ने सिस्टम को इग्नोर करते हुए अपना सर उठाया और मीनाक्षी की ओर देखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अचानक रुक गया और उसने बेहोश होने का नाटक किया। धड़ाम से नीचे जमीन पर पीठ के बल गिर गया और गिरते ही रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और बिल्कुल स्थिर हो गया। रुद्र के गिरने की आवाज सुनकर मीनाक्षी ने रुककर पीछे देखा। अनीता हैरानी से नीचे झुकी और रुद्र को चेक किया। फिर उसने सर हिलाते हुए मीनाक्षी से कहा, चक्कर आ गया ऐसे? मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। कोई बता नहीं सकता था कि वो क्या सोच रही थी। ये रजवाड़े किसी काम के नहीं है। अनीता ने गुस्से में रुद्र को लात मारी। रुद्र ने दर्द बर्दाश्त करते हुए मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाली और ना ही वो हिला, बस बेहोशी का नाटक करता रहा। बेहोश होने के टाइम पर रुद्र ने अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे दबा दिया था और उस हाथ से रुद्र ने बिना हिले जमीन पर लिख दिया, खजाना। रुद्र का प्लान था कि वो बेहोश होकर एक निशानी छोड़ दे ताकि राठौड़ खानदान की सेना को यह पता चल सके कि मीनाक्षी राठौड़ को लेकर कौन सी दिशा में गई थी। शायद राठौड़ खानदान के लोग उसे ढूंढते हुए आए और ये निशानी देखकर शायद वो खजाने की तरफ आकर और वहां छुपकर मीनाक्षी पर हमला करे। तो का सच में लागत है ये सब से कछु होगा। सेना ने अगर ये देख भी लिया और उस ससुर मीनाक्षी तक पहुंच भी गए तो अभी मीनाक्षी के पास तो हुक्म मारने के लिए पूरा समय होगा। अब बूझे कि नहीं? सिस्टम ने मन में रुद्र से कहा। रुद्र ने जवाब में सोचा, कुछ नहीं करने से तो बेहतर ही है ना कि कुछ किया जाए। अगर सेना ने समय रहते मीनाक्षी को मार दिया
तो रुद्र के बचने के चांस सबसे ज्यादा थे। उसे अपने प्लान के सफल होने की बड़ी उम्मीद थी। तभी रुद्र को अचानक कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। उसने महसूस किया कि अनीता एक मंत्र पढ़ रही थी और उसकी धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके मंत्र में कुछ दिव्य शक्तियां थी। रुद्र मन ही मन घबरा उठा कि ये अब क्या करने जा रही है। तभी अचानक एक पानी का गोला रुद्र के सामने प्रकट हुआ। उस गोले में एक अजीब सी शक्ति थी जो रुद्र को किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी, जिसकी वजह से रुद्र अब बेहोश होने का और नाटक नहीं कर पाया। उसका शरीर अचानक कांपने लगा और उस शक्ति की वजह से रुद्र न चाहते हुए भी उठकर खड़ा हो गया और उसकी आंखें खुल गई। वो उस जादुई पानी के गोले को देखकर हैरान था। बिना बात के मेरी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कराया। अनीता ने अपनी नॉर्मल आवाज में रुद्र से शिकायत भरे अंदाज में कहा। रुद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो हैरान था। उसने सोचा कि ये क्या था, शक्तियां? पिछली बातों से रुद्र को पता चल गया था कि मीनाक्षी और अनीता दोनों डायने हैं और कोई धार्मिक मठ है जो बहुत ही शक्तिशाली है और वो उन जैसे शक्तिशाली डायनों के पीछे पड़ा हुआ है। इन सब से रुद्र को यहां की दुनिया के बारे में थोड़ा अंदाजा तो हो गया था, लेकिन एक डायन की शक्तियों को अपनी आंखों से देखना बाकी था। जैसे ही अनीता ने मंत्र बोलना शुरू किया था, रुद्र की दुनिया उलट पलट हो गई। समय थम सा गया। डर और उत्साह उसकी आत्मा में इतना घुल मिल गए कि चारों ओर ऐसा लग रहा था कि मानो रुद्र इस अनुभव को समझ या समझा नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ट्रांस में था और ना चाहते हुए रुद्र अपने आप को यह बोलने से रोक नहीं पाया। क्या तुम्हारे पास शक्तियां हैं? हाँ, मेरे पास अनेक शक्तियां हैं, अनीता ने नफरत भरे अंदाज में कहा। तो बताओ इसमें चौंकने वाली बात क्या है? तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो धार्मिक मठ की सोच रखते हैं और इन शक्तियों को बिल्कुल नहीं समझते, उनका बस चले तो वो हमें और हमारी शक्तियों को मिट्टी में गहरा दफन कर दे। तुम और कर भी कह सकते हो, तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है, इसलिए तुम इसे कभी नहीं समझ सकते। रुद्र अनीता को उत्सुकता से देख रहा था। ऐसे लगा जैसे अनीता को कोई बात चुभ गई थी और वो नफरत से बोलती जा रही थी। तुम सब कमजोर हो, जो तुमसे अलग है उससे तुम डरते हो। तुम सब बेशर्म हो और हैवानियत से भरे हो और ऐसे बर्ताव करते हो जैसे महान हो। नॉर्मल होना तो बस तुम्हारे लिए एक के बाद एक पाप करने के लिए बस एक बहाना है। अनीता रुद्र को राठौड़ समझकर बोले जा रही थी। अनीता बहुत हुआ, मीनाक्षी ने अनीता को टोका। इस राठौड़ को यह सब बातें सुनाकर क्या मिलेगा तुम्हें? अनीता चुप हो गई और फिर मीनाक्षी की ओर देखकर उसने कहा, सॉरी, मैं भावनाओं में बह गई थी। मीनाक्षी ने हाँ में सर हिलाया। इस राठौड़ के चक्कर में हमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है। ये मत भूलो कि हम धार्मिक मठ के इनामी अपराधी हैं। अगर धार्मिक मठ के लोगों ने हमें देख लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। खजाना तो दूर, हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि दुनिया और धार्मिक मठ की नजरों में हमारी जैसी डायनों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है और हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करने का तो बिल्कुल भी हक नहीं। फिर मीनाक्षी ने रुद्र को घूरा और अनीता से कहा, चलो चलें अब, उठाओ इस रजवाड़े को। अनीता ने हाँ में सर हिलाया, पीछे मुड़ी और रुद्र को देखा, फिर उसे खड़ा किया। चलो उठो, बहुत आराम कर लिया तुमने। रुद्र चुपचाप मीनाक्षी के पीछे चलने लगा। किसी को नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर कितना खुश था। रुद्र के दिमाग में एक आइडिया चल रहा था। उसने सोचा कि जब अनीता मंत्र बोल रही थी तो उसके कंप्यूटर सिस्टम ने वो मंत्र पूरा रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब रुद्र उस मंत्र की मदद से इन डायनो जैसी शक्तियां पाना चाहता था। रुद्र ये कौन से चक्कर में पड़ चुका था? शक्तियां हासिल करके वो क्या करना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एलियन वर्सेस विच। रुद्र चुपचाप मीनाक्षी और अनीता को देख रहा था। मीनाक्षी ने अनीता का हाथ थामा और कहा, अनीता, मैं आज तक तुम पर भरोसा करती आई हूं, क्या इस बार तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? यह सुनते ही अनीता रोने लगी और बोली, हाँ,
मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूं मीनाक्षी। यह देखकर रुद्र वापस टेंशन में आ गया। उसने सोचा, ये क्या, इन दोनों ने तो बिल्कुल भी बहस नहीं की। अनीता मीनाक्षी की बात मानने वाली है क्या? अनीता ने रोते हुए कहा, मीनाक्षी, हमारे पुराने अड्डे में तीसरे पेड़ के नीचे मैंने मेरा सारा खजाना रखा है, उसे निकालना भूलना मत। तुम्हें जिंदा रहकर हमारे सपने को पूरा करना होगा मीनाक्षी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में जाकर। और मीनाक्षी और अनीता गले लगकर रोने लगी। अनीता बेवकूफ नहीं है, उसे पता है मीनाक्षी उसे बलि का बकरा बना रही है। उसे पता है कि उसकी मौत पक्की है, तो मीनाक्षी को कुछ कह क्यों नहीं रही? रुद्र अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं कर पाया और मन ही मन सोचने लगा। अनीता कुछ देर रोई और उसके बाद उसने मीनाक्षी से अलविदा कहा और अनीता उसी दिशा की ओर चल पड़ी जहां से वो अभी अभी आए थे। रुद्र का प्लान तो उनके बहस के बीच भागने का था, जो अब फेल हो चुका था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अनीता खुद अपनी मौत का रास्ता चुनेगी। पृथ्वी पर रुद्र टेलीपोर्ट हुआ था और उसे पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी था। रुद्र अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। तभी मीनाक्षी ने रुद्र की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया। रात की ठंडी हवा में मीनाक्षी का गाउन लहरा रहा था। तभी एक मंत्र रुद्र के कानों में गूंजा। इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, रुद्र को अपने आसपास एक शक्ति का एहसास हुआ। देखते ही देखते शक्ति ने एक झटके में रुद्र को बांध दिया और उसका हिलना भी मुश्किल हो गया। मीनाक्षी आगे बढ़कर रुद्र को कॉलर से पकड़कर खींचते हुए उसे एक पेड़ के पास ले आई। रुद्र मीनाक्षी की शक्ति देखकर दंग था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर मीनाक्षी उसके साथ क्या करने वाली है। उसकी शक्ति के बंधन के कारण रुद्र पलटवार भी नहीं कर पाया और वो अपने आप को पेड़ की तरफ खींचता हुआ देखता रह गया। मीनाक्षी ने रुद्र को एक बैग की तरह उठाया और वो रुद्र को पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर ले गई और उसने रुद्र को वहां पर पेड़ के साथ बांध दिया। मीनाक्षी रुद्र के साथ ही वहीं एक ऊंची मजबूत टहनी पर बैठ गई और उसने खुद को और रुद्र को पेड़ की पत्तियों से छुपा दिया और राजपूत सेना के सैनिकों के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगी। रुद्र शक्ति से कस के बंधा हुआ था और मीनाक्षी उस पर नजर बनाए बैठी हुई थी। रुद्र जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। ससुराई औरत में बहुत ही शक्ति है भाई। सन्नाटे के बीच रुद्र के कंप्यूटर सिस्टम ने अचानक रुद्र को चौंकाते हुए कहा, हमको शंका है मीनाक्षी आदमी तो नहीं है ना? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हमका तुम्हें मीनाक्षी को भटकाने वास्ते नहीं कहना चाहिए था। वाकई में मीनाक्षी ने ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। रुद्र का शरीर कमजोर था, लेकिन फिर भी वो एक इंसान था और शायद उसका वजन कम से कम 45 किलोग्राम था। लेकिन मीनाक्षी ने उसको ऐसे उठाया जैसे वो कोई हल्का सा बैग हो और अकेले ही फुर्ती से वो रुद्र को लेकर कुछ ही सेकंड में पेड़ पर चढ़ गई थी। ये सब देखकर रुद्र भी सदमे में था। उसने सोचा, इस नई दुनिया में ऐसी बहुत चीजें हैं जो मुझे सीखनी है। तभी मीनाक्षी ने रुद्र की तरफ देखा और बोली, परेशान मत हो राठौड़ जी, जिस शक्ति ने तुम्हें बांध के रखा है वो अपने आप चली जाएगी। मैं उम्मीद कर सकती हूं कि खजाने का सफर तय करने में हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और प्लीज आगे मुझे और परेशान मत करना। रुद्र मीनाक्षी की बात का जवाब देना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी की शक्ति ने उसके शरीर के हर हिस्से को बांध दिया था, यहां तक कि उसके मुंह को भी। वो सिर्फ मीनाक्षी को गुस्से से घूर सकता था। वह तोहरा तो विकट उड़ गया बे, समझो। सिस्टम ने अपनी ठंडी रोबोटिक आवाज में ताना मारते हुए रुद्र से कहा, पेड़ से इतना कस के बंधे होने के कारण भागने का भी कोनो चांस नहीं मिलेगा तुमको। ये अनीता शायद राठौड़ खानदान के सैनिकों को भी भटका देगी। राठौड़ खानदान के सैनिक तो को बचाने आएंगे, ये बात की कोनो उम्मीद नहीं है। ये बार तो तुम गए काम से बचवा। और ये सच भी था। रुद्र ने आह भरी। मीनाक्षी ने न केवल अनीता को बलि का बकरा बनाया था, बल्कि रुद्र के भागने के सभी रास्ते भी बंद कर दिए थे। अफसोस,
हम जैसन शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिसके भीतर इतना पोटेंशियल है, तो हर साथ यहाँ ये जगह पे मरना पड़ेगा। सिस्टम एक बार फिर बोल पड़ा। मरने की बात सुनकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। बस बस, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, रुद्र ने बीच में रोकते हुए सिस्टम से मन ही मन कहा। कौन कहता है कि तुम और मैं यहां मरने वाले हैं? भले ही मीनाक्षी ने मेरे सभी रास्ते बंद कर दिए, लेकिन अनजाने में शायद कोई एक खिड़की खोलती हो। सिस्टम हमेशा की तरह मजाक में बोला। सच्ची? कहां है वो ससुरी खिड़की? हम कहां नहीं देख पा रहा हूं बे उस खिड़की को, हैं? रुद्र ने वापस अपने मन में सिस्टम से कहा, मीनाक्षी ने अभी जिस बंधन मंत्र से मुझे बांधा है, तुमने वो मंत्र रिकॉर्ड किया है ना? पानी का गोले वाला मंत्र शायद बेकार है इस सिचुएशन में, लेकिन बंधन मंत्र तो काम कर सकता है। शायद मीनाक्षी को नहीं पता कि हमारे पास अभी भी ध्रुव का पत्ता है। यह कहकर रुद्र मुस्कुराया। रात ढल चुकी थी और आसमान में बादल घिराए थे। शिकार करने के लिए अच्छा समय था। कौन शिकार होगा और कौन शिकारी, समय आ गया था रोल्स बदलने का। रात की ठंडी हवा के साथ रुद्र का वो वाक्य जिसने उसके कंप्यूटर सिस्टम का दिल तोड़ दिया था, वो ये था, सिस्टम बंधन मंत्र को लूप पर छोड़ दो। सिस्टम ने मीनाक्षी का बंधन मंत्र लूप में रिपीट करना शुरू किया। रुद्र ने अपना सारा ध्यान बंधन मंत्र पर फोकस करते हुए मीनाक्षी के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने का इरादा मजबूत किया। लेकिन सिस्टम ने जितनी भी बार मंत्र दोहराया, रुद्र ने जितना भी ध्यान केंद्रित किया, वो मंत्र अपना जादू दिखा नहीं पाया। ध्यान फोकस करते करते रुद्र वापस अपने अंदर की इमेजिनेशन वर्ल्ड में एंटर कर गया। वहां सब कुछ शांत था। नीला ट्रायंगल चिन्ह अंधेरे में पहले जैसे ही चमक रहा था। रुद्र के कंप्यूटर सिस्टम के मंत्र के उच्चारण की गूंज रुद्र के दिमाग के अंदर भी बार बार साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन बहुत देर के बाद भी कोई शक्ति नहीं आई। ससुर का नाती, तुम इस मंत्र को सीख नहीं सका तो बहुत ही शर्म की बात है रे यार। कंप्यूटर सिस्टम इस बार टॉन्ट मारते हुए रुद्र से बोला, इस उम्मीद में कि रुद्र से चुप होने को कहेगा, क्योंकि एक ही मंत्र बोलते बोलते बार बार दोहरा कर वो थक चुका था। अगर मैं ये बंधन मंत्र नहीं सीख सकता तो मैं मीनाक्षी के द्वारा मारा जाऊंगा और मेरे साथ तुम भी मरोगे। रुद्र ने सिस्टम को याद दिलाया और शांत हो गया। कंप्यूटर सिस्टम के पास और कोई चारा नहीं था। वो बंधन मंत्र दोहराता रहा। रुद्र ने सिस्टम पर ध्यान देना बंद किया और अपना ध्यान ट्रायंगल चिन्ह पर फोकस किया और इस बार पानी के गोले वाला मंत्र बोलना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे ट्रायंगल चिन्ह वास्तव में पावर सोर्स बन गया हो। एक कंपन हुई और टिंग करके एक आवाज आई जो अपने आप रुद्र के इमेजिनेशन के पूरे आकाश में फैल गई। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और वो एक बार फिर इमेजिनेशन से रियलिटी में वापस आया और उसने देखा पानी का एक गोला उसकी हथेली के ऊपर तैर रहा था। रुद्र को अपनी आंखों देखी पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक्साइटेड हो गया। आखिर में वो शक्तिशाली बन गया था। अरे वाह ससुरा, अब तुम पानी का गोला बना सकत हो बे। रोबोटिक आवाज ताने मारते हुई रुद्र से बोली, जल्दी हमका भी बताओ ना, ये छोटा सा पानी का गोला से तुम मीनाक्षी को कैसे हराओगे? ये सुनकर रुद्र उदास हो गया, क्योंकि उसका यह नया ज्ञान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। रुद्र महसूस कर सकता था कि यह पानी का गोला बहुत छोटा था। इतना छोटा पानी का गोला उसे मीनाक्षी से बचा नहीं सकता था। उसे इससे ज्यादा ताकतवर शक्ति चाहिए थी। रुद्र को एहसास हुआ कि अभी उसे अपनी शक्तियों पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, जिससे वो पानी पर कमांड कर सके और बड़ा पानी का गोला बना सके, जैसा अनीता ने बनाया था। कंप्यूटर सिस्टम ने फिर मजाक उड़ाते हुए रुद्र से कहा, ससुरा, जितना पानी गोला में है ना, उतना तो तुम्हारा पैर धोने के लिए भी काफी नहीं होगा। ये तो इतना छोटा है कि मीनाक्षी की नजर भी नहीं पड़ी पर। रुद्र समझ गया इस मंत्र का कोई फायदा ही नहीं था। शक्तियों से बदला लेने का प्लान फेल हो चुका था। अपने शिकार को शिकारी करने वाला रुद्र का प्लान सिर्फ 10 मिनट में ही फ्लॉप हो चुका था। रुद्र ने अपना ध्यान उस छोटे से पानी के गोले से हटाया और वो गोला गायब हो चुका था। रुद्र ने अब अपने चारों ओर देखा। शाम की हवा अब भी चल रही थी। रुद्र की बगल की शाखा में मीनाक्षी मूर्ति की तरह बैठी थी। मीनाक्षी के हुडी से उसका चेहरा ढका हुआ था। शुरुआत से ही रुद्र ने मीनाक्षी का चेहरा देखा नहीं था।
रुद्र ने एक बार फिर मीनाक्षी से बचने के लिए एक प्लान बनाया और मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आप खतरे में हैं। मीनाक्षी ने चिढ़कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? रुद्र मुस्कुराया और बोला, आपने सोचा था कि आप अनीता की बलि देकर राठौड़ खानदान के सैनिकों को हमारे पास आने से रोक सकती हो, लेकिन राठौड़ परिवार को अब तक पता चल चुका होगा कि आप खजाना चाहती हैं और वो इस समय वहां खजाने के पास आपके स्वागत के लिए आपका इंतजार कर रहे होंगे। रुद्र दरअसल उस मैसेज की बात कर रहा था जो उसने मिट्टी में लिखा था जब वो चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिरा था, और बेहोशी का नाटक करते हुए उसने मीनाक्षी और अनीता से छुपते छुपाते हुए अपने हाथों से मिट्टी पे खजाना लिखा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि राठौड़ खानदान के सैनिक जो राठौड़ की तलाश में अनीता और मीनाक्षी का पीछा कर रहे थे, वो उस मैसेज से अंदाजा लगा लेंगे कि मीनाक्षी उसे लेकर किधर जा रही है। रुद्र को पूरी उम्मीद थी अब तक उसका प्लान सफल हो चुका होगा और राठौड़ खानदान के सैनिकों ने कब का वो मैसेज पढ़ लिया होगा। उसके बाद आगे जो हुआ वो रुद्र का इमेजिनेशन था। उसे लगा कि उसकी बात सुनकर अचानक उस ठंड में भी मीनाक्षी के चेहरे पर पसीना टपक आया है और मीनाक्षी मन ही मन सोच रही है, असंभव, राठौड़ खानदान के सैनिक कैसे जान सकते हैं कि मैं तुम्हें खजाने की ओर ले जा रही हूं। मीनाक्षी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रुद्र जोर से हंस पड़ा। मैंने रास्ते में राठौड़ खानदान के सैनिकों के लिए मैसेज छोड़ दिया था। आपने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी ना, है ना? अपनी हार मान लो मीनाक्षी जी। रुद्र के मुंह से यह सुनकर मीनाक्षी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, मानो उस पर बिजली गिरी हो। रुद्र ने मन ही मन यह सोचा कि मीनाक्षी उससे कह रही है, अरे नहीं, मुझे राठौड़ खानदान के सैनिकों से बचने का तरीका बताओ, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। फिर रुद्र मीनाक्षी के साथ एक सौदा कर सकता था। वो परिवार में सुरक्षित पहुंचने के बाद उसे खजाना देने की कोशिश करेगा। रुद्र को लगा उसका प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन जैसा कि हर समझदार व्यक्ति सोचता है, असल में वैसा होता नहीं है। रियलिटी में कुछ और ही हुआ। मीनाक्षी ने रुद्र से वो कहा जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है कि तुमने यहां आते समय रास्ते में राठौड़ खानदान के सैनिकों के लिए मैसेज छोड़े हैं। वे जानते होंगे कि मेरा लक्ष्य खजाना है। रुद्र को समझ आ गया था कि एक बार फिर मीनाक्षी उसकी सोच से एक कदम आगे निकल चुकी थी, लेकिन रुद्र को लगा कि यहां से पीछे मुड़ना बेकार था और उसने मीनाक्षी से कॉन्फिडेंटली कहा, ओह, आपने राठौड़ खानदान की सेना के लिए छोड़ा गया मेरा एक मैसेज देख लिया था और आपने उसे तुरंत मिटा भी दिया होगा, लेकिन मैंने तो बहुत सारे मैसेज छोड़े थे, आप उन सबको तो साफ नहीं कर पाई होंगी। रुद्र ने एक बार फिर मीनाक्षी को उलझाने के लिए झूठ कहा, लेकिन मीनाक्षी ने बड़े शांत अंदाज में कहा, नहीं, मैंने कोई भी मैसेज साफ नहीं किया, वो सब के सब अब भी वही है। यह सुनकर रुद्र हैरान रह गया। इसका मतलब यह था कि राठौड़ परिवार के सैनिक उस मैसेज को जरूर देखेंगे। रुद्र ने हैरानी से मीनाक्षी से पूछा, आप जानती थी कि अगर राठौड़ परिवार के सैनिकों को पता चल जाता कि आप खजाने तक जा रही हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा, फिर भी आपने वो मैसेज नहीं मिटाए? रुद्र की बकवास सुनकर मीनाक्षी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने एक बड़ा खंजर अपनी स्लीव्स के अंदर से निकाला और उसे रुद्र की गर्दन पर रख दिया। रुद्र की सांस जैसे एकदम थम सी गई। क्या मीनाक्षी रुद्र को जान से मार डालेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर एलियन वर्सेस विच। रुद्र के अंदर अनीता जैसी शक्तियां हासिल करने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी और उसकी यह समझ में आ गया था कि इसके लिए उसे सबसे पहले इस मंत्र को पावरफुल बनाना होगा, जो अनीता ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। रुद्र जब चाहे अपने कंप्यूटर सिस्टम से कहकर वो मंत्र सुन सकता था। उसे लग रहा था कि बार बार वो मंत्र सुनने से उसके अंदर भी वो शक्तियां आ जाएंगी जो अनीता के पास थी, और एक बार उसके पास वो शक्तियां होंगी तो वो आसानी से मीनाक्षी और अनीता की कैद से बच सकता है, और उसके बाद वो एक महान और शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था।
आखिरकार उसे वो शक्तियां मिलने वाली थी जिससे वो अपनी दुनिया में ढूंढ रहा था और जिस पर वो रिसर्च कर रहा था और जिसके लिए वो अपनी दुनिया से पृथ्वी का कनेक्शन बनाना चाहता था। रुद्र को लगा कि उसे उसका मकसद मिल गया था। उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम से मन में कहा कि वो अनीता के मंत्र को दोहराता जाए तब तक जब तक रुद्र खुद उसे रुकने के लिए ना कहे। जनाब, हमका लगता है आप पगला गए हैं। सिस्टम ने निराश होकर रुद्र को जवाब दिया। रुद्र ने कहा, तुम चुपचाप वो करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं। और न चाहते हुए भी सिस्टम ने रुद्र के दिमाग के अंदर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और रुद्र ने अपना पूरा ध्यान उस मंत्र पे फोकस कर दिया। आधी रात हो चली थी। उस घने जंगल में मीनाक्षी और अनीता उसी क्रम में चल रहे थे। मीनाक्षी रुद्र के आगे तो अनीता उसके पीछे, लेकिन रुद्र के दिमाग में रोबोटिक आवाज मंत्र बोल रही थी। अरे अगर तुमका सच में शक्तियां चाहिए तो तुम इन दोनों डायनो से सीख काहे नहीं लेते वे? हमारे बार बार दोहराने से तो बेहतर है। छल्लाकर सिस्टम ने रुद्र से शिकायत की। बार बार वो ही मंत्र दोहराकर वो पक चुका था। मैं उन्हें तभी बोल सकता हूं जब वो मुझे शक्तियां सिखाने के लिए तैयार हो, और ऐसा वो करेगी नहीं। तुम रुको मत, मंत्र बोलते जाओ, रुद्र ने कहा। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। जब तक वो मंत्र से शक्तियां हासिल नहीं कर लेता तब तक उसके कंप्यूटर सिस्टम के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय मंत्र रटने के। दुखी मन से सिस्टम ने मंत्र रटना दोबारा शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। रुद्र ने केवल मंत्रों पे ध्यान दिया। रुद्र के दिमाग में दुनिया और दूर होती चली गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पीछे छूट गया हो और वो एक अलग डिवाइन स्टेट में चला गया। अंधे व्यक्ति की तरह रुद्र की आंखों की पुतलियों का रंग उड़ गया और वो सफेद हो गई। अनीता को रुद्र की इस हालत का पता नहीं चला, क्योंकि रुद्र का शरीर तो पहले की तरह आगे ही बढ़ रहा था, जैसे वो किसी रोबोट की तरह ऑटो मोड में चल रहा हो। लेकिन रुद्र को बाहर की दुनिया का जरा भी होश नहीं था। अचानक से रुद्र की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया, जैसे कि वो एक सपना देख रहा हो, और रुद्र को लगा कि वो अलग दुनिया में है। लेकिन अंधेरे की वजह से रुद्र को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी अचानक रुद्र को डर लगने लगा। उसे लगा जैसे वो नरक के दलदल में और वो किसी चिपचिपी काली चीज में धंस रहा हो। रुद्र उस दलदल से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर हिलाने लगा और बहुत संघर्ष करने लगा, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था और वो दलदल के अंदर धंसता चला जा रहा था। आखिर में रुद्र को याद आया और उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम को पुकारा, लेकिन उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रुद्र ने जो हाथ उठाया था, दलदल उसकी उंगलियों को नाखून समेत पूरा निकल गया। रुद्र का दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया और रुद्र को दिल में एक डर सताने लगा। उसे लगा वो मर गया है। तभी रुद्र को लगा जैसे उसके गले में एक आग का गोला है, जो एक एक्टिव वोल्केनो की तरह था, जो अपनी सारी शक्ति के साथ अचानक फट पड़ा हो और एक अंधी करने वाली रोशनी चमकी, जिसने उस पूरे अंधेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। और ऐसा होते ही तुरंत रुद्र का सारा डर और टेंशन 1 सेकंड में गायब हो गया। रुद्र अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था, जैसे वो पहले कभी नहीं था। जब रुद्र अपनी कल्पना की दुनिया उस दलदल में धंस रहा था, तब भी उसके कंप्यूटर सिस्टम ने मंत्र बोलना बंद नहीं किया। 1 बार, 2 बार, 100 बार, लाख बार। रुद्र को तो समय तक का एहसास नहीं था। इतनी देर में कंप्यूटर सिस्टम ने उस मंत्र को जितनी बार दोहराया, उससे उस मंत्र की शक्ति बढ़ गई। मंत्र की शक्ति ने ही रुद्र के दिमाग के अंदर उस अंधकार को तोड़ा। रुद्र ने अपनी कल्पना की दुनिया में आके देखा तो उसे एक रोशनी का गोला नजर आया। रुद्र ने अपना मुंह खोला और जोर से वो मंत्र पढ़ा जो अनीता ने पढ़ा था और जो उसका सिस्टम रुद्र के कहने पर बार बार रट रहा था, मृत्युंजय। और ये बोलते ही ऐसा लगा जैसे शांत झील के ऊपर किसी ने एक जैसे पत्थर फेंका और लहरें निकली हो। ठीक उसी तरह वो रोशनी का गोला जोर जोर से कांपने लगा। देखते ही देखते वो रोशनी का गोला सिकुड़कर मुट्ठी के आकार का हो गया और उसका शेप चेंज होने लगा और वो एक छोटे ट्रायंगल के आकार का अक्षर बन गया और उसका रंग नीला था। तभी उस चमकते हल्के नीले ट्रायंगल अक्षर के पास से एक आवाज निकली, जिसे सुनकर रुद्र हैरान था। ससुर का नाती, तुम जिंदा हो? विश्वास नहीं हो रहा हमका। तभी अचानक रुद्र को उसके कंप्यूटर सिस्टम की रोबोटिक आवाज सुनाई दी। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? ऐसा लगा जैसे सिस्टम को उसकी बात बुरी लगी। उसने उदास होकर कहा, हाँ, हम यहाँ हूं। कानो प्रॉब्लम? तुमको का लगा तुम काले दलदल से जिंदा कैसे बचे बे? अगर ससुरा हम बार बार मंत्र नहीं पढ़ता तो तुम साले जिंदा लाश बन जाते।
तुम्हारे अंदर जान तो होती, लेकिन शरीर को लकवा मार जाता। रुद्र उसकी बात सुनकर हैरान था। रुद्र ने एक बार वापस उस नीले ट्रायंगल अक्षर पर अपना ध्यान फोकस किया। उसे महसूस हुआ जैसे उस नीले ट्रायंगल में बहुत शक्तियां हैं। रुद्र जानता था यह अक्षर अनीता के मंत्र के उच्चारण से आया है, जिस मंत्र के उच्चारण से थोड़ी देर पहले वो पानी का गोला आया था। रुद्र ने सोचा, इसका मतलब यह है कि इस नीले ट्रायंगल का उस पानी के गोले से लेना देना है जो थोड़ी देर पहले अनीता ने बनाया था। पानी? रुद्र थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रुद्र के पास यह चमकता हुआ नीला ट्रायंगल अक्षर था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था यह उसके साथ हो क्या रहा है। उसे तो यह भी होश नहीं था कि वो असल में तो अभी भी मीनाक्षी और अनीता के बीच जंगल में चल रहा था, और यह सब उसके दिमाग के अंदर उसकी इमेजिनेशन में हो रहा था। तभी कंप्यूटर सिस्टम ने रुद्र से कहा, मंत्र की वजह से अब तुम कोनो साधारण इंसान नहीं रह गए। मुबारक हो, एक शक्तिशाली पिशाच बनने का सफर में तुम अपना पहला लेवल ना पास कर लिया हो बेटा। रुद्र ने हड़बड़ाकर पूछा, मैं पिशाच कैसे बन सकता हूं? कंप्यूटर सिस्टम ने हंसकर जवाब दिया, अबे जब वो मंत्र पढ़कर औरतें शक्तिशाली डायन बन सकती है, तो एक आदमी होने के नाते तुम ससुरा पिशाच नहीं बन जाओगे हैं? और पिशाच नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? मुर्गा। हालांकि रुद्र पिशाच बनकर खुश था, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी पिशाच कैसे बन गया। उसने उत्सुक होकर अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा, मेरे पास किस प्रकार की शक्तियां आ गई हैं, और इस नीले ट्रायंगल अक्षर का क्या मतलब है? रुद्र के विचारों को पढ़ते हुए उसके कंप्यूटर सिस्टम ने उसे समझाना शुरू किया। ये जो ससुरा अभी अभी तुमने अनुभव किया ना, वो है तुम्हारी आत्मा की शक्ति। अनीता के मंत्र की वजह से तुम अपनी आत्मा की शक्ति को टैप कर पाए हो। ये चमकता हुआ नीला त्रिकोण ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति से बना है। लेकिन ज्यादा ना खुद को बताए देता हूं, पिशाच होने से तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी। तुम अभी भी मीनाक्षी और अनीता की कैद में ही हो। सिस्टम ने रुद्र को सच्चाई का एहसास दिलवाया। ये सुनकर रुद्र की खुशी गायब हो गई और वो मीनाक्षी और अनीता, उसकी किडनैपिंग और उनकी मौत की धमकी के बारे में सोचने लग पड़ा। रुद्र उस नीले ट्रायंगल के सीक्रेट के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन सबसे पहले उसे यह जानना था कि बाहर की दुनिया में इस समय क्या हो रहा है। रुद्र ने डिसाइड किया कि अभी के लिए उसे शक्तियों को साइड में छोड़ना पड़ेगा, और अपने विचारों का पीछा करते हुए रुद्र रियलिटी में दोबारा आ गया। उसकी आंखों की पुतलियां जो सफेद हो गई थी, दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट में आ गई। अब उसे बाहर की असली दुनिया साफ दिख रही थी। रुद्र ने आसपास देखा तो उसे समझ आया कि टाइम आगे बढ़ चुका था। अब मीनाक्षी अनीता के सामने खड़ी थी। वो दोनों सीरियस दिख रही थी। इस राठौड़ की वजह से हम बहुत पीछे रह गए, हमें इसे छोड़ना होगा, अनीता ने मीनाक्षी से शिकायत की। जब तक खजाने का दरवाजा नहीं खुल जाता, तब तक हम इसे छोड़ नहीं सकते। उस खजाने में ऐसा कुछ है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मीनाक्षी ने उसे जवाब दिया। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसे बचाने के लिए राठौड़ों के सैनिक हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं, अनीता ने मीनाक्षी को समझाया। उन दोनों की बहस काफी देर तक चलती रही, लेकिन दूसरी ओर रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि दोनों बहस क्यों कर रही हैं। उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा, इन दोनों को हुआ क्या है? अबे बुड़बाक, राठौड़ सेना इनका पीछा करते करते ना इनके आसपास ही आ गई है, और इन डायनों को इस बारे में भनक भी लग चुकी है। हाँ, लगेगी कैसे नहीं, डायन जो ठहरी। मेरी मानो बबुआ, ये मौके का ना पूरा फायदा उठाओ। इन ससुरी डायनों का ध्यान अभी भटका हुआ है, यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुमको, बताए दे रहे हैं। हाँ, सिस्टम ने रुद्र को समझाते हुए कहा। मीनाक्षी ने आखिर में अनीता से कहा, वैसे एक आखिरी रास्ता है, तुम पर भरोसा ही वो आखिरी रास्ता है। यह सुनकर रुद्र कंप्यूटर सिस्टम के सुझाव को भूलकर उनकी बात को और ध्यान से सुनने लगा। राठौड़ खानदान को हमारा मकसद नहीं पता है,
ना ही ये पता है कि हम कितने लोग हैं। मीनाक्षी ने अनीता को समझाया, इसलिए तुम्हारे लिए राठौड़ खानदान की सेना को भटकाना आसान होगा। उन्हें लगेगा कि राठौड़ तुम्हारे पास है, बस तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। राठौड़ खानदान की सेना तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी और बीच बीच में मैं भी उनका ध्यान भटकाती रहूंगी। तुम चिंता मत करो। मीनाक्षी ने रुद्र की ओर इशारा किया। मैं इसे यहां आसपास अपने साथ छुपाऊंगी। एक बार तुम राठौड़ खानदान की सेना को यहां से दूर ले जाओ, मैं इससे खजाना खुलवाऊंगी। एक बार मेरा काम हो गया और मुझे खजाना मिल गया तो हम अपने पुराने अड्डे पर मिलेंगे। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर अनीता खामोश थी। अनीता और रुद्र अच्छे से समझ गए थे कि मीनाक्षी का इरादा खुद को बचाना और अनीता को कुर्बान करना था। पीछा करने वाले सैनिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनीता को उनके करीब जाना होगा। लेकिन एक बार जब वो राठौड़ खानदान की सेना के करीब जाती है तो वो उनसे बच नहीं पाएगी। ये बड़की डायन का प्लान तो बहुत खतरनाक है बे। सिस्टम की रोबोटिक आवाज अचानक रुद्र से बोली। अगर छुटकी डायन अनीता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी कर लेवे, फिर भी उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। बहुत ही मुश्किल होगा। तुम कह रहे हो मीनाक्षी ने शुरू से ही अनीता से छुटकारा पाने का प्लान बनाया था? रुद्र ने सिस्टम से पूछा। सिस्टम बहुत ही श्योर था। अरे बुढ़बा की साफ है, वो बड़की डायन मीनाक्षी किसी के साथ खजाना बांटना नहीं चाहती। अरे बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब अनीता ने शालिनी को मारा, मीनाक्षी अच्छे से जानती थी कि अनीता ने ही किया है, लेकिन फिर भी मीनाक्षी सब कुछ जानते हुए अनजान बनने का नाटक कर रही थी ताकि सही मौके पे अनीता का इस्तेमाल कर सके। और अब जाकर ससुरी को वो मौका मिला है जब मीनाक्षी अनीता की बलि चढ़ाकर खुद को बचा सकती है। का बूझे कि नहीं? ये सुनकर रुद्र दंग रह गया। उसने सोचा कि जो मीनाक्षी खजाने के लिए अपनी सहेली की बलि तक चढ़ा सकती है, वो उसके साथ क्या करेगी? मीनाक्षी के हाथों उसका मरना लगभग तय था। वहां से बचकर भागने के लिए रुद्र को और समय की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए उसे मीनाक्षी से एक डील करने की जरूरत थी, क्योंकि राठौड़ खानदान की सेना मीनाक्षी का पीछा कर रही थी। इसलिए वो वहां बैठकर रुद्र से पूछताछ नहीं कर सकती थी। रुद्र ने सोचा कि अब परेशान होने की जरूरत मीनाक्षी को है, मुझे नहीं। अनीता कभी भी बलि का बकरा नहीं बनना चाहेगी। इन दोनों की बहस के बीच मैं भाग जाऊं, उसका कितना चांस है? रुद्र ने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा। सिस्टम का जवाब हमेशा की तरह सख्त था। अबे बुड़बाक, मीनाक्षी और अनीता अंधे ना ही ना हैं। तुम्हारे जैसा इतना बड़ा आदमी उनकी आंखों के नीचे से निकल जाए और उनका पता भी ना चले, ऐसा हो सकता है क्या? यह सुनकर रुद्र बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? हमारे पास कुछ आइडिया नहीं है भाई। सिस्टम तपाक से बोला। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे जो मैं कहूंगा, रुद्र ने कहा। रुद्र वापस चुपचाप मीनाक्षी और अनीता को देखता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा। अनीता क्या मीनाक्षी की बात मान लेगी और अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एलियन वर्सेस विच, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अपनी गर्दन पर रखा खंजर देखकर रुद्र बहुत डर गया था। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपना मुंह बंद रखो, मीनाक्षी ने रुद्र को धमकाते हुए कहा। अचानक जंगल में दूर कहीं से एक आवाज सुनाई दी, इसलिए डर के मारे रुद्र ने अपनी सांस रोक ली। राजपूत सेना का एक दल अंधेरे में धीरे धीरे मीनाक्षी और रुद्र की ओर बढ़ रहा था। टुकड़ी में लगभग 10 से अधिक लोग शामिल थे। वे सभी घोड़ों पर सवार थे। उनमें से हर एक सैनिक कवच से ढका हुआ था और वो सब शानदार दिख रहे थे। वो 10 थे, लेकिन लग रहे थे जैसे 10,000 होंगे। रुद्र ने नोटिस किया कि मीनाक्षी उन्हें देखकर टेंशन में आ गई थी। ये राजपूत सैनिक कौन थे? उनका मीनाक्षी से क्या लेना देना था? उन्हें देखकर मीनाक्षी इतनी डरी हुई क्यों थी?
वे राठौड़ परिवार के सैनिक तो नहीं लग रहे थे। रुद्र इतना बेवकूफ नहीं था कि मदद के लिए आवाज लगाता। खंजर अभी भी उसके गले से सटा हुआ था। उसकी जरा सी गलती और मीनाक्षी एक पल नहीं लेती उसे मारने में। राजपूत सैनिकों ने रुद्र और मीनाक्षी को नोटिस ही नहीं किया। वे देखते ही देखते रुद्र और मीनाक्षी के पेड़ के पास से गुजरे और थोड़ी ही देर में उन दोनों की नजर से ओझल हो गए। एक बार जब सभी राजपूत सैनिक वहां से चले गए तो रुद्र ने महसूस किया कि मीनाक्षी फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो गई है। कुछ देर बाद मीनाक्षी ने अपना खंजर रुद्र की गर्दन से हटाया और उसे वापस अपनी जगह रख दिया। रुद्र ने तुरंत अपना गला छुआ। वहां पर खंजर की स्टील की ठंडक अभी भी बनी हुई थी। मीनाक्षी उन राजपूत सैनिकों से क्यों छुप रही थी? यह तो राठौड़ खानदान की सेना नहीं थी। फिर क्यों मीनाक्षी उनसे इतनी डरी हुई नजर आ रही थी? और ये राजपूत सैनिक आखिर थे कौन? रुद्र के दिमाग में बहुत सारे सवाल उबल रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, मीनाक्षी बोली, राठौड़ जी, मैं अब आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती हूं। मैं आपको बता सकती हूं कि राठौड़ खानदान की सेना के लिए छोड़े हुए आपके मैसेजेस मैंने क्यों नहीं मिटाए। मीनाक्षी की यह बात सुनकर रुद्र एकदम हैरान था। राठौड़ जी, क्या आपने सच में सोचा था कि आपके राठौड़ खानदान की सेना आपको बचाने आएगी? मीनाक्षी ने हंसकर बोला, आप और अनीता दोनों धोखा खा गए। शुरू से ही राठौड़ खानदान के कोई सैनिक थे ही नहीं। हमारे पीछे सिर्फ वही सैनिक थे जो अभी अभी निकले, धार्मिक मठ की राजपूत सेना के सैनिक। राठौड़ खानदान के कोई सैनिक गणेश राठौड़ को बचाने के लिए उनका पीछा नहीं कर रहे थे। यह सुनकर रुद्र एकदम दंग था। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या राठौड़ के परिवार ने उसके बचने की सारी आशा छोड़ दी थी? उन्होंने राठौड़ की तलाश में अपने सैनिक भेजे ही नहीं थे। वो मीनाक्षी ही थी जिसने शुरू से बार बार कहा था कि राठौड़ परिवार के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। यहां तक कि अनीता ने भी मीनाक्षी की इस बात पर आंख बंद करके विश्वास किया था। क्या वो सब का सब झूठ था जो मीनाक्षी ने गढ़ा था? रुद्र सोच में पड़ गया। इस मीनाक्षी ने शुरू से ही सबको धोखा दिया था। मुझे इसने अपनी साथी तक को भी नहीं छोड़ा। रुद्र ने मीनाक्षी के झूठ को सच मानकर राठौड़ खानदान के सैनिकों के भरोसे मीनाक्षी से बचने का प्लान बनाया था और अपनी पूरी रात बर्बाद कर दी थी। ये राजपूत सैनिक आखिरकार हैं कौन? रुद्र ने मीनाक्षी से पूछा और उस दिशा की ओर इशारा किया जहां अभी अभी राजपूत सैनिक गए थे। इन राजपूत सैनिकों ने रुद्र पर गहरी छाप छोड़ी थी। मीनाक्षी के जवाब देने का लहजा अजीब था। वे धार्मिक मठ के सैनिक थे। वे शुद्धिकरण करते हैं। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, शुद्धिकरण? ये राजपूत सैनिक क्या शुद्ध करते हैं? मीनाक्षी ने एकदम ठंडे स्वर में कहा, आज वे अनीता की शुद्धि के लिए आए हैं। अनीता भी दक्षिण दिशा की ओर चली जा रही थी। चलते चलते अनीता को अपनी मौत का एहसास हो रहा था। वैसे अनीता अक्सर अपनी मौत के बारे में सोचती रहती थी। उसे यह जानने का शौक था कि वो कैसे मरेगी। इस विषय को लेकर अनीता के लगभग सभी सपने मीनाक्षी से जुड़े थे। वो अक्सर सपने में देखती कि कभी मीनाक्षी उसे टुकड़ों में काट रही है, कभी वो खुद मीनाक्षी के साथ धार्मिक मठ द्वारा जलाई जा रही है, कभी वो देखती कि मीनाक्षी रस्सी से उसका गला घोंटकर मार रही है। अनीता को अब भी वो दिन याद था जब उसकी मीनाक्षी से पहली बार मुलाकात हुई थी। उस दिन उस होटल में जहां अनीता काम करती थी, वहां मीनाक्षी अनीता के लिए जैसे आसमान से भगवान के दूत की तरह उतरी थी और मीनाक्षी ने अपनी तलवार के एक झटके से अनीता के कस्टमर का सिर काट दिया था। उस वक्त अनीता एक गुलाम थी और उसे अपने मालिक के लिए जबरदस्ती अपना शरीर बेचना पड़ता था। अनीता के कस्टमर को मौत की नींद सुलाने के बाद मीनाक्षी ने अपनी तलवार अपनी म्यान में रखी और अनीता को गौर से देखा और बोली, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली डायन बनाऊंगी। उस समय अनीता को पता नहीं था कि डायन कैसे बना जाता है,
लेकिन कुछ ही महीनों में अनीता मीनाक्षी की ट्रेनिंग में एक बहुत ही माहिर डायन बन गई। मीनाक्षी अनीता का विश्वास, उसका सहारा, उसकी भगवान थी। लेकिन यह सब उनके बीच में शालिनी के आने से पहले था। अनीता को मीनाक्षी को धोखा देने का विचार पहली बार तब आया जब मीनाक्षी ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। और ऐसा मीनाक्षी ने शालिनी के आने के बाद किया था। 3 महीने पहले मीनाक्षी एक ऐसी औरत को अपने साथ लेकर आई जो बांस की तरह दुबली पतली थी। वो औरत अनीता को देखकर मुस्कुराई और कहा, हेलो, मैं शालिनी हूं। मीनाक्षी ने अनीता को आदेश दिया, आज से शालिनी हमारी पार्टनर होगी। यह हमारे हर काम में हमारे साथ रहेगी। शालिनी अनीता से ज्यादा होशियार थी। शालिनी उससे बढ़िया डायन थी और वो बोलने में अनीता से ज्यादा स्मार्ट भी थी। और धीरे धीरे वो ही हुआ जैसी कि अनीता को उम्मीद थी। मीनाक्षी का लगाव शालिनी की ओर झुक रहा था। अनीता ने कितनी भी कोशिश की पर मीनाक्षी हमेशा शालिनी पर उससे ज्यादा ध्यान देने लगी। लेकिन अनीता ने शालिनी को नहीं मारा था। शालिनी ही अनीता के पास आई थी और उसने अनीता को मीनाक्षी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। शालिनी ने कहा था, अनीता तुम समझ नहीं रही हो, मीनाक्षी अपनी शक्तियों को दुगना करने के लिए खजाना ढूंढ रही है। उसका इरादा हमें खजाना देने का नहीं है। हम क्यों बिना बात के मीनाक्षी के लिए अपनी जान जोखिम में डालें? एक बार वो खजाना मीनाक्षी के हाथ लगे, क्यों ना हम उससे पहले मीनाक्षी से वो खजाना छीन ले। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी ना? लेकिन जब अनीता उसकी बात नहीं मानी तो शालिनी डर गई कि अनीता मीनाक्षी को सब सच बता देगी कि वो उसे धोखा देने का प्लान बना रही थी। और शालिनी ने अनीता से भीख मांगी, अनीता प्लीज शालिनी को मत बताना कि मैं उसे धोखा देने का प्लान बना रही थी। मीनाक्षी मुझे जान से मार देगी। जब अनीता ने शालिनी की बात नहीं मानी तो दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। और जब अनीता ने शालिनी को हराया और उसे अपने जादू से बांध दिया, तब उसे एहसास हुआ कि वो शालिनी से कितनी ज्यादा ताकतवर है। इतना होने के बाद भी अनीता शालिनी को मारना नहीं चाहती थी। वो मीनाक्षी को शालिनी के धोखे के बारे में बताना चाहती थी और चाहती थी कि मीनाक्षी फैसला ले कि उसे शालिनी के साथ क्या करना है। अनीता अच्छे से जानती थी कि मीनाक्षी धोखा देने वालों से बहुत नफरत करती थी। और जब उसे एक बार यह पता चलेगा कि शालिनी की असलियत क्या है, मीनाक्षी अपने हाथों से उसे मार देगी। और यह नजारा अनीता अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसे इतनी नफरत थी शालिनी से। अनीता ने सोचा था जैसे ही शालिनी मर जाएगी, मीनाक्षी का पूरा ध्यान वापस से उस पर आ जाएगा। लेकिन अनीता ने शालिनी को अंडर एस्टिमेट किया था। शालिनी जिस वक्त अनीता की शक्ति से बंधी हुई थी, उस वक्त वो अच्छे से जानती थी कि वो वहां से बचकर निकल नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी उसका अपनी जिंदगी पर तो कंट्रोल था ही। इससे पहले कि अनीता मीनाक्षी के पास जाती, शालिनी ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके अपने ही अंदर एक विस्फोट किया और आत्महत्या कर ली। अनीता, अब मीनाक्षी तुम्हारे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगी। वो सोचेगी कि तुमने मुझे मारा है। मरने से पहले ये शालिनी के आखिरी शब्द थे। शालिनी ने अपनी आत्महत्या से अनीता को फंसा दिया था। उसके बाद अनीता ने जल्दी से शालिनी की लाश छुपाई और मीनाक्षी को विश्वास दिलाने के लिए झूठ कहा कि शालिनी गायब हो गई है। और जब उस रजवाड़े राठौड़ ने अनीता पे इल्जाम लगाया कि अनीता, क्या तुमने शालिनी को मार दिया, तब मीनाक्षी ने अनीता पर भरोसा करने की जगह रजवाड़े पर भरोसा किया। अनीता ये अच्छे से समझ चुकी थी कि मीनाक्षी उसको मारना चाहती थी और शालिनी की मौत का बदला लेना चाहती थी। बस मीनाक्षी सही समय का इंतजार कर रही थी। इसीलिए अनीता ने डिसाइड किया कि इससे पहले मीनाक्षी उसे मारे, वो खुद मीनाक्षी को धोखा देगी। मीनाक्षी की तरह अनीता को भी अच्छे से पता था कि उनका पीछा राजपूत सेना कर रही थी, ना कि रजवाड़े खानदान की सेना। अनीता ने सोचा था कि वो राजपूत सेना के सामने जाकर आत्मसमर्पण करेगी और उन्हें मीनाक्षी के प्लान के बारे में बताएगी कि वो रजवाड़ों का खजाना लूटना चाहती है। अनीता अच्छी तरह से जानती थी कि धार्मिक मठ में डायनों के खिलाफ सख्त नियम थे और अनीता धार्मिक मठ की राजपूत सेना को अपनी ओर से कहेगी कि वो उनके लिए काम करने को तैयार थी। वो उन सब लोगों के बारे में बताएगी उन्हें जो भी डायन थी, और इसके बदले राजपूत सेना उसे जीने देगी और
मीनाक्षी को मार देगी। अनीता कुछ देर तक जंगल में दौड़ती रही और आखिर में उसने राजपूत सेना को देखा और वो दूर से चिल्लाई, मेरी आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। मैं आपकी दुश्मन बनकर नहीं आई हूं, मैं तो आपके परिवार का सदस्य बनने के लिए। इससे पहले कि अनीता अपनी बात पूरी करती और मीनाक्षी को धोखा देती, धार्मिक मठ की पवित्र राजपूत सेना ने उसका शुद्धिकरण कर दिया और उसे उसके पाप भरे जीवन से मुक्त कर दिया। उन्होंने अपनी तलवार अनीता की ओर की और उस तलवार से एक तेज आग का गोला निकला और अनीता की ओर गया और एक सेकंड में वो उस आग के गोले में जलकर राख हो चुकी थी। अनीता को मीनाक्षी के साथ धोखा करने के लिए अफसोस करने का समय भी नहीं मिला। मौत ने उसे इस कदर अपनी बाहों में लिया कि उसकी आंखों के सामने उसका जीवन तक फ्लैश नहीं हुआ। रात में जंगल के दूसरी तरफ रुद्र की हालत अनीता से ज्यादा अच्छी नहीं थी। तुमने सिर्फ मुझसे झूठ बोलने के लिए अपने साथी को धोखा दे दिया, रुद्र ने मीनाक्षी से पूछा। मीनाक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राठौड़ जी, मैं अब तक आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आई हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी मर्जी हो तब आप मुझसे बात करो। मीनाक्षी, आप शायद भूल रही हैं, खजाने तक पहुंचने के लिए आप पूरी तरह मुझ पर निर्भर हैं, फिर भी आप मुझे धमकी दे रही हैं। रुद्र ने मीनाक्षी की बात का जवाब दिया। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। मीनाक्षी ने लंबी सांस ली और कहा, इतनी भी जल्दी क्या है राठौड़ जी, खजाने तक भी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या चाहते हो कि मैं अपने चाबुक से आपकी खातिरदारी करूं? और मीनाक्षी ने अपनी ड्रेस के अंदर से एक काला चाबुक निकाला और रुद्र को वापस धमकाते हुए अंदाज में कहा, मुझे आशा है कि खजाने के मिलने तक हम इसी तरह से एक दूसरे का सहयोग करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। जब मीनाक्षी को लगा कि रुद्र को उसकी बात समझ आ गई है, तो उसने धीरे से चाबुक को वापस वहां रख दिया जहां से उसने निकाला था। रुद्र एक बार फिर खामोश हो गया। धार्मिक मठ की राजपूत सेना का एक खास टुकड़ी है, मठ की पवित्र सेना। तभी अचानक सिस्टम जागा और उसने रुद्र को समझाया, 2000 राजपूती सेना में से केवल 2 लोगन को ही मठ की पवित्र सेना के लिए चुना जात है और उसके बाद धार्मिक मठ के महागुरु पवित्र सेना को दिव्य शक्तियां दे देते हैं। एक बार जब सारे पवित्र सैनिक इकट्ठा हुई जात है तो फिर वो और भी शक्तिशाली हुई जात है। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें और काम धाम नहीं है, रुद्र ने गुस्से में मन ही मन अपने कंप्यूटर सिस्टम से कहा। अबे हम तो ससुरा धार्मिक मठ की पवित्र सेना के बारे में बता रहे थे, सोच रहे तुमको इस जानकारी से कुछ मदद मिल जाएगी। इस बार सिस्टम को भी रुद्र पर गुस्सा आ गया। तभी अचानक रुद्र के मन में ख्याल आया और उसने कंप्यूटर सिस्टम से पूछा, एक मिनट, तुम्हें धार्मिक मठ की सेना के बारे में ये सब जानकारी कैसे मिली? कंप्यूटर सिस्टम को धार्मिक मठ की सेना के बारे में इतनी डिटेल में ये जानकारी कैसे मिली, जानने के लिए सुनते रहिए एलियन वर्सेस विच, ओनली ऑन पॉकेट FM।